अरे यार, हाँ, स्टार्टेड। ओके, वेलकम पीपल। जो दो चार लोग सुनते हैं हम लोग को, देयर इज कृष्ण देव राय, देयर इज विशु एंड देयर इज मी। एंड हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं क्या, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3, आई गेस। और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो शुरू करें फिर। तो इसका मामला क्या है? इसका मामला ये है कि, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे, पॉज करना है? अच्छा सॉरी, हम पॉज कर लो एक बार। अरे रे, नहीं नहीं दो। पूरा डिटेल्स नहीं, बस कि हाँ हम्म, हमने ये चीजें करी थी बस। ये और किया अगर था। शॉर्ट कीवर्ड एक एक वर्ड अगर याद है जैसे तुमने अभी बोले ना, वो बेस्ट राइट, था अभी। बट राइट। तो रिकॉर्डिंग में करो तो अच्छा हाँ रहेगा। देखो, हाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हम लोग कल किए थे, तो उसमें क्या था कि एवी डाइसी ने बात कही थी, लिमिटिंग फीचर ऑफ गवर्नमेंट की, सेपरेशन पावर से लिमिट होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। फिर दूसरा कि मॉन्टेस्क ने कॉइन किया था ये द स्पिरिट ऑफ लॉज अपनी किताब में, सेपरेशन ऑफ पावर को, जिसमें मतलब कि concentration of all the powers in a single unit of government should not be there, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए पावर। फिर आपका है इधर, क्या नाम है, फंक्शनल सेपरेशन। तो उसमें लॉ मेकिंग, लॉ एजुकेटिंग और लॉ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अलग अलग होनी चाहिए। फिर है कि भाई बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, तो एक तो उसका डेफिनेशन ही लिख दो कि भाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है पावर की। दूसरा ट्रस्ट बिल्डिंग होता है गवर्नमेंट में। फिर तीसरा कि भाई क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी प्रिवेल होती है, मतलब यहाँ तो बात बनाने वाली बात है। तो उसके बाद फिर इधर आ जाओ कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो क्या था फिर, एक्सेप्शन टू सेपरेशन ऑफ पावर, ऐसा था। हाँ, इंडिया में एक्सेप्शन टू सेपरेशन ऑफ हाँ। पावर कहाँ कहाँ है ना? तो उसमें फिर आपको देखने को मिलता है कि, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक्सेप्शन टू सेपरेशन ऑफ पावर में क्या क्या पॉइंट्स थे? 12 पॉइंट्स थे शायद। फ्यूजन फ्यूजन होना लेजिस्लेटिव और वैसे एग्जीक्यूटिव याद के करो, बीच में। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर हाँ, से। राइट राइट राइट। तो हाँ ठीक है, तो ऐसे था कि हाँ एग्जीक्यूटिव का काम, एग्जीक्यूटिव जब दूसरे का काम करता है तो कैसे पॉइंट्स थे। फिर जब जुडिशरी दूसरे का काम करती है तो कैसे पॉइंट्स थे। फिर जब लेजिस्लेटिव दूसरे का काम करती है तो कैसे पॉइंट्स थे। और फिर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड पॉइंट्स था, ये सब था। तो कुछ 12 पॉइंट्स थे इसके। उसके बाद अब आ जाइए कि फिर था कि चेक्स एंड बैलेंसेस। एक तो हाँ ये था कि इंडिया में रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर क्यों नहीं फॉलो किया जाता है, तो क्रिटिसिज्म ऑफ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर था थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर था कि भाई तो इंडिया में कैसा फॉलो किया जाता है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया जाता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि भाई जब जुडिशरी चेक रखती है बाकियों पे, जब लेजिस्लेटिव चेक रखती है बाकियों पे, जब एग्जीक्यूटिव चेक रखती है बाकियों पे, तो कैसे कैसे होता है। तो उसके कुछ चार पांच, मतलब 6 पॉइंट्स थे, 7 पॉइंट्स थे शायद। तो ये हो गया। इसके बाद आपका है कि इंडिया, यूके और यूएसए में अलग अलग जो सेपरेशन ऑफ पावर की डिग्री है, तो रिजिड, फ्लेक्सिबल और मिडिल ग्राउंड, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर कुछ मोर इन्फॉर्मेशन, तो कंक्लूजन वाला पॉइंट था वो, कि इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या कहते हैं, वो रिजिड नहीं होकर के वो चेक्स एंड बैलेंसेस वाला है। तो ये कैसे होगा? तो सम कुछ कंसर्न्स थे और उनके वे फॉरवर्ड थे कि भाई उससे उसके चलते क्या क्या होता है। तो अब रिसेंटली देखा गया है हर तरह की पॉलिटी में कि एग्जीक्यूटिव, इंडिया में भी, कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गई है। ठीक है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं रह पाती है। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म के चलते पार्लियामेंट में डिस्कशंस डिले हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, डिले नहीं, डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो गौर करो तो ये सब तीनों जो है ना, एक एग्जीक्यूटिव की प्रॉब्लम है कि एग्जीक्यूटिव ज्यादा स्ट्रांग हो जा रही है, एक जुडिशरी की प्रॉब्लम है, और एक लेजिस्लेटिव की प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स का ना होना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स के चलते होती है। और इसको जो है वो ठीक करने के लिए वे फॉरवर्ड है कि भाई चेक्स एंड बैलेंसेस और ये सारी चीजें। तो ऐसे करके हम लोग पूरा चैप्टर समझे थे। आज जो हम लोग समझेंगे
उसका मामला है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको लगता है कि बेसिकली जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना, वो था क्या, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, है ना, रूल ऑफ लॉ और इस तरह की चीजें पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से आए। फिर एक सेंट्रल फीचर पकड़े सेपरेशन ऑफ पावर, वो समझे सेकंड चैप्टर में। और अब थर्ड चैप्टर में उसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये सबको कनेक्ट करेंगे विद द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना उसमें ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ फिट होते हैं। ठीक है। तो अभी तक शायद हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी की तरफ आए। ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो कुछ 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, 9 पॉइंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे, आई हैव रेड वंस। तो पहले बताइए कि देखिए दो चीजें हैं। एक होता है, एक लिखा था एलिमेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी अपहेल्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ठीक है ना। और है पॉइंट्स लाइक, और लेक्सिकन में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स, ऐसे कर, ऑल राइट्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके। तो जो कि हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल राइट्स, ऐसे करके। तो खैर वो तो हम लोग नहीं पढ़े। तो वो है मतलब कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अभी जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रूल ऑफ लॉ कैसे कनेक्टेड है? रूल ऑफ लॉ एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ठीक है। तो आप बता दीजिए हमको और अदर फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, वो क्या है? कौन बता सकता है मुझे? मैं हाँ बताओ। टेम्परेरी गवर्नेंस हो जाएगी, फ्री प्रेस हो जाएगी, ये तो बताना है। ठीक है, हाँ। टेम्पररी गवर्नमेंट, अरे मतलब टेम्परेरीनेस ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, अच्छा ओके, हाँ, राइट, हाँ, आगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ठीक है, गुड, और सिविलियन का कंट्रोल ओवर मिलिट्री, यस, वेरी गुड। वो ना लाइक, फंडामेंटल राइट्स वाला वही। हाँ, राइट। तो एक तो वहीं से शुरू कर सकते थे, रूल ऑफ लॉ, राइट। रूल ऑफ लॉ होगा, है ना। फिर होगा आपका, ये क्या नाम है उसका, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर खुद है। राइट्स ऑफ पीपल, है ना, फंडामेंटल राइट्स आपके। देन यू सेड करेक्ट, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। डू यू नो व्हाट डज दिस मीन, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री? इसका उल्टा क्या होगा, मिलिट्री कंट्रोल ओवर सिविलियंस, जो कि पाकिस्तान में है। हाँ मतलब वो ऑटोक्रेसी नहीं होएगी जैसे पाकिस्तान में होता है ना मिलिट्री का, राइट। वो नहीं है इधर। हम्म। तो इट्स लाइक, मिलिट्री के हाथ में पावर होती है। बहुत पावर होती है मिलिट्री के हाथ में। जब मिलिट्री कंट्रोल ओवर सिविलियंस होता है, तो इट्स लाइक सारे लोगों पे लॉज लग रहे हैं, लेकिन जो मिलिट्री वाला है वो बस कार्ड दिखा करके निकल जा रहे हैं कि फौज में हूं मैं, कुछ मत बोलना मुझे। तो आई फॉलो सम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, तो वो बताते हैं कि 80s 90s में उनके तरफ होता था कि भाई मिलिट्री वाले से किसी ने झगड़ा कर लिया, अब वो सड़क पे उतार के, वो जैसे फिल्मों में वो मार रहा है उसको, और कोई कुछ नहीं कर सकता बिकॉज यू नो मिलिट्री इज सो पावरफुल देयर। तो ये है मामला मिलिट्री कंट्रोल ओवर सिविलियंस का। और सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री इज लाइक, मिलिट्री का अपना डोमेन होगा कि भाई आप डिफेंस में हो, आप ज्यादा सिविलियन इलाकों में, जो नॉन बॉर्डर इलाके हैं वहां चौड़े मत हो, आप वहां पे मिलिट्री नहीं हो, वहां पे आप एज ए सिविलियन ही रहोगे, तो आप बिहेव करो। तो हाँ, तो ये हो गया। इसके अलावा डेमोक्रेसी, हाँ सही सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही तो डेमोक्रेसी को जन्म देता है। फ्री मीडिया, है ना, फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस। यही कुछ 7-8 पॉइंट है शायद। तो ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, बिकॉज ये तो सीधा ही क्वेश्चन बन जाता है, दिस इज वेरी टेक्निकल। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, इफ एनीवन रिमेंबर्स? वो नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पॉजिटिव। यस, कैन एक्सप्लेन? हाँ नेगेटिव में क्या होता है, गवर्नमेंट को की पावर को लिमिट कर देते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। राइट।
और पॉजिटिव में मतलब स्टेट को, सॉरी वहाँ गवर्नमेंट की जगह स्टेट को हाँ क्या हाँ करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जैसे राइट डीपीएसपी हाँ हाँ कंट्रोल भी हाँ करते हैं गुड पावर को, लेकिन फिर उनको हम्म। थोड़ी मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी क्या कहते हैं, पावर भी देते हैं, जैसे डीपीएसपी के थ्रू हो गया फंडामेंटल राइट, ये तो सिटीजन के लिए हो गया। राइट तो वही बात है हाँ सही बात है इसका एग्जांपल जो तूने पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एग्जांपल तो दे दिया कि हाँ डीपीएसपी के थ्रू स्टेट को डायरेक्शंस हाँ मिलती हैं कि क्या करना है हाँ, और नेगेटिव का तो उसमें एग्जाम फंडामेंटल राइट आ जाएगा, राइट परफेक्ट हाँ तो बस यही उसमें बात है सरकार को बताया जाता है कि नहीं वही करना। हाँ क्या नहीं करना है राइट हाँ तो नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का यही है कि भाई साहब क्या नहीं करना है स्टेट को पता होना चाहिए अपने पैजामे में रहे स्टेट और क्या करना है ये पॉजिटिव क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट है डिफरेंस जो है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में आप समझ सकते हैं ठीक है इंटरेस्टिंग है इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ था कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था तो नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ओरिजिन जो है वो मिडिवल पीरियड में हुआ था जब मिडिवल पीरियड में यूरोप में चर्च चर्च राज करता था चर्च और उसका एक किंग रहता था तो किंग को कहा जाता था किंग इज गॉड तो किंग कुछ भी कर सकता था मनमानी तो स्टेट को जब डेमोक्रेसी आई तो स्टेट को देखा जाने लगा कि यार ये स्टेट जो है ना ये एक्चुअली इसके पास तो बहुत पावर है तो ये तो ऑपरेसर ही है तो अगर इसकी पावर्स को रोका नहीं गया तो ये तो मनमानी करेगा तो इसीलिए इसको रोकने के लिए नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पहले एग्जिस्ट किया मतलब ये पहले आया राइट लेकिन उसके बाद जब डेमोक्रेसी विकसित होने लगी तो देखा गया कि नहीं स्टेट को सिर्फ रोकने से कुछ नहीं होगा स्टेट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा लोगों की जिंदगी में और लोगों की जिंदगी बेटर बनाने में ठीक है क्योंकि बिना स्टेट के इंटरवेंशन के अगर स्टेट सिर्फ यही कहेगा कि हम कुछ नहीं करेंगे ठीक है तो क्या होगा कि जो स्टेट जो समाज है उसमें बहुत सी बुराइयां एग्जिस्ट करती हैं पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है अपना क्या कहते हैं कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है तुम्हारा क्लासिज्म एग्जिस्ट करता है अमीर गरीब एग्जिस्ट करता है तो अमीर तो गरीब को खा जाएगा राइट उसको तो तबाह कर देगा तो इसीलिए स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई नहीं तुम नियम बनाता है स्टेट कि नहीं तुम 8 घंटे ही काम करवाओगे नहीं तुम ये विमेन को भी इनके भी राइट्स हैं इनके भी वोटिंग राइट्स हैं सब कुछ है तो जो जितना ज्यादा इंटरवीनिंग स्टेट है कि भाई इंटरवीनिंग इन द रॉन्ग सेंस नहीं कि आप आदमी बोल रहा है कि भाई जबरदस्ती जो है स्टेट मना कर रहा है कि आप अब हम तय करेंगे कि आप किससे शादी करेंगे किससे नहीं तो दिस इज रॉन्ग दिस इज नॉट पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कि स्टेट जो है वो किसी औरत की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है जबकि वो खुद जो है वो किसी और से शादी करना चाहती है सपोज फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ स्टेट अगर जुडिशरी के थ्रू ये देता है कि शी इज एन अडल्ट शी हैज राइट्स टू चूज आर्टिकल 21 द राइट टू चूज वन टू मैरी तो ये है पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एग्जाम्पल ठीक है तो मतलब केस के थ्रू बता दी ऐसे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स इज वेरी गुड है ना तो बाकी ये सही है तीसरा है कि अब बताना है कृष्णदेव राय आप बताइए कि तीसरा जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अफेक्ट करते हैं वो पॉलिटिकल वाले, पॉलिटिकल कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर और सोशल वैल्यू सिस्टम। हाँ वही है मतलब दो अलग अलग पार्ट में दे दिया है इसमें लेकिन एक्चुअली वो दोनों सेम ही चीज है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछे चाहे डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछे डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या जो डिटरमाइन करे जो कि मतलब हम्म। जो फिक्स करे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो रहेगा और वही फैक्टर्स भी है अफेक्टिंग तो बता दो पॉलिटिकल कल्चर में जैसे पार्टी सिस्टम के अंदर जो भी हम्म अनडेमोक्रेटिक चीजें होती है, फिर उनका जो राइट फैमिली कीवर्ड क्या था, फैमिली, फिर मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब जो वो अपना जनरेशन वाला चलाते हैं कि इसके बाद उन्हीं का बेटा नेता बन जाता है ऐसे इजीली। राइट 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 फिर राइट अ, वही जो हाई कमांड कल्चर चलता है कि जो सबसे पावरफुल लीडर होता है उसी की बात सबको माननी पड़ती है, वैसे वाले। फिर एक कुछ कुछ जो एग्जांपल दो क्रिमिनल्स तो एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम में मत लिखना बट ऐसे तो रहेगी
तो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ टुडेज रॉन्ग पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पे कोई एक फैमिली जो है वो राज कर रही है, या फिर क्या कहते हैं, हाई कमांड है पार्टी के अंदर, तो वो किस पार्टी में है, ऑल दैट। है, अभी तो राज नहीं कर रही है मतलब जो ये हाँ, राहुल गांधी वाला था, इनका तो जनरेशन वाला ही चलते आया एक राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो सही है तो सही है। हाँ। यूपी में मतलब देर आर फैमिली पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस, राइट, जो इनकी हम्म। जो डायनेस्ट बन गए, ठीक है। तो जैसे रामचंद्र गुहा एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी इज अ फोर्थ जनरेशन डायनेस्ट, ही इज नॉट अ डेमोक्रेट। तो इसका मतलब ये है कि वो चौथी जनरेशन का, तो भाई यही ना होता है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा हाँ जहांगीर, हाँ तो उन्होंने बोला था कि जहांगीर है राहुल गांधी। तो इट मेक सेंस। तो सही। मतलब तो हाँ, तो और हाई कमांड कल्चर तो बीजेपी में भी है। इट्स लाइक देयर इज अ हाँ। सेंट्रल सेंट्रल कमेटी, डेमोक्रेसी तो नहीं है, डेमोक्रेसी होती तो फिर तो मामला कुछ और ही होता। तो खैर, हम्म। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल कल्चर का जो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मामला ये है कि तीन चीजें, इसको तीन पार्ट में तोड़ करके, और हर पार्ट में तीन तीन पॉइंट लिखना होगा आपको, ठीक है, सब 9 पॉइंट होगा, और फिर बढ़िया नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया सीधे कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो ठीक है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो ठीक है, तो 9 पॉइंट लिखने हैं, तो 9 पॉइंट गिनाते हैं, ठीक है। तीन भाग में डिवाइड करेंगे, पॉलिटिकल कल्चर, सोशल कल्चर, और एक और कौन सा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, यस। मतलब पॉलिटिकल सोशल के बाद इकोनॉमिक बोलने का आदत हो गया। तो हाँ, तो पॉलिटिकल कल्चर में पहली बात तो ये है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, एक पॉइंट लिख लेंगे कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होती है यूजुअली। अगर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होगी तो वो उससे पॉलिटिकल कल्चर ठीक होगा, पॉलिटिकल कल्चर ठीक होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ठीक होगा। जो पार्टी अपने अंदर जहां उसको फ्रीडम है डेमोक्रेसी नहीं रखेगी, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आएगी तो वो देश में डेमोक्रेसी बड़ी अपहेल्ड करने वाली है, नहीं करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि भाई अनडेमोक्रेट इंटर पार्टी डेमोक्रेसी। दूसरा पॉइंट हो गया ये क्या कहते हैं, कर्बिंग इंडिविजुअल डिसेंट, ठीक है। ये जो विप कल्चर है, विप तो खैर प्रोविजन कन्वेंशन हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है विप, क्या नहीं ना? वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ना पड़ेगा, वो जो क्वेश्चन आवर वाली वो सारी चीजें रहती है ना उसमें, विप का हाँ, मेरे ख्याल से दिया था, याद नहीं, मतलब इस मेंशन नहीं होगा, बस हाँ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या टूल्स में होगा, वो ऐसे मेंशन तो नहीं होगा शायद। हाँ, देखते हैं रुको। और इस विप मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सर्च करते हैं, आएगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो है ना, तो विप कल्चर हो गया, सप्रेसिंग इंडिविजुअल डिसेंट, कि भाई आपके पार्टी में है कोई एक बिल आप लेकर के आए, तो आपकी पार्टी के हर आदमी को उसके प्रो में ही वोट करना है। तो इससे तो फिर भाई वो काय बात का पार्लियामेंटेरियन है। पार्लियामेंटेरियन वो इसलिए ना बना था कि वो डिबेट करेगा, बढ़िया पॉलिसीज को लेकर के आएगा, खराब पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेगा। तो अगर मैंने जो जो पार्टी बोलेगी, कुछ कह रही क्या? उसके लिए वो कीवर्ड था विप गैंग, वो है इसका नेगेटिव पॉइंट, विप विप गैग, गैंग की। हाँ, विप गैग, गैंग जी गैंग, जी, गैंग था, GANG। हाँ, विप गैगिंग, मतलब वो गैंग की तरह, मतलब गैगिंग उनको था, वो किया जाता है। मतलब हाँ वही हाँ। मैं कह रहा हूँ कि गैगिंग था, गैंगिंग नहीं था, GANG नहीं था, GAG था। GAG था। हाँ, विप गैगिंग। हाँ, एन नहीं था। नोट्स में आगे देखना पड़ेगा, चलो। अच्छा, ओके ओके, एक सेकंड, लिखा है क्या? अच्छा, विप गैग इज अ वर्ड, हमको समझ में आ रहा है, विप गैंगिंग इज नॉट अ वर्ड। तो ठीक है, हाँ, तो वो लिख लो, विप गैगिंग, है ना, कर्विंग इंडिविजुअल डिसेंट, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट सोचो, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट एक तरीके से हम लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग जो है ब्रेनस्टॉर्म भी कर रहे हैं, राइट? मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ हाँ। क्योंकि मेरा स्क्रीन फ्रीज हो चुका है, पता नहीं क्यों। तो ओके, तो यहाँ लिखा है द ऑफिस ऑफ द विप इज मेंशन्ड नीदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रूल्स नॉर इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस। तो ये कन्वेंशन है, ठीक है। फिर भी कन्वेंशन है तो इससे कुछ नुकसान तो होता ही है, ठीक है, कुछ फायदा होता होगा लेकिन नुकसान तो होता ही है। तो दो बातें हो गई, तो ये 2 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट सोचो, एक और पॉइंट क्या हो सकता है? तो एक जैसे सेकंड।
हाँ बताओ। भाई हाँ criminalization फैमिली in बस वाला। वो politics. से फैमिली, हाँ फैमिली इन पॉलिटिक्स हो सकता है, हाँ सही बात है। ये जो बोला पॉइंट, ये तो एकदम बहुत फेवरेट भी पॉइंट भी है यूपीएससी का, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। इससे तो पॉलिटिकल कल्चर खराब होता ही है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो 4 पॉइंट हो गए एक्चुअली। तो फैमिली इन पॉलिटिक्स, इंटर पार्टी अनडेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी, कर्बिंग इंडिविजुअल डिसेंट या विप गैगिंग, और चौथा आपका क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, दोबारा बोल दिए क्या? हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट हो गए पॉलिटिकल कल्चर खराब होने के। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर खराब होने के बताइए। तो पहली बात है तो कॉलोनियल माइंडसेट, सारे लॉज, हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ब्रिटिशर्स का है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आ रहा है। ठीक है, तो वो वैसा सा है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो रूलर्स की तरह बिहेव करते, कॉलोनियल माइंडसेट का ही फल है वो। एक्चुअली वो सिंगल पॉइंट में ही आ जाएगा। तो कॉलोनियल माइंडसेट। दूसरा कि भाई साहब ये जो इश्यूज हैं, मतलब क्या कहते हैं, अ, ये एग्जाम्पल की तरह आ जाएगा ना कि ब्यूरोक्रेसी खुद को एज अ रूलर वो सोचते हैं, नॉट अ सर्वेंट। हाँ इसका राइट मतलब राइट। लेगेसी ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ राइट राइट राइट। ये क्या कहते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एडमिनिस्ट्रेशन सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लैक ट्रांसपेरेंसी का अभाव तो है ही। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। करप्शन, हाँ यही सब सुन के तो आता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्या होगी, करप्ट होगी। रेड टेप भी डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, रेड टेपिज्म, वेरी गुड। जैसी जितनी बुरी बुरी बातें एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर खराब होने के पक्ष में है ना, जो दिमाग में आ रहा है वो सब डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ठीक है। नेपोटिज्म, वेरी गुड। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अरे अब तो तुम्हारा ये तो हमारा फ्री टिकट करा देना। तो ये देखो, ये लोग नेपोटिज्म के खिलाफ है, ये लोग कहते हैं आलिया भट्ट को नहीं करना चाहिए एक्टिंग, और यही लोग मुफ्त का टिकट मांग रहे हैं हमसे, देखो आज से। तो बताओ, ऐसी तो दुनिया है। तो खैर, तो ये दो बातें हो गई। इसमें वो भी डाल सकते हैं ना जो एथिक्स में पढ़ा था नेपोटिज्म के। दूसरा क्या था वो? फेवरेटिज्म। क्या फेवरेटिज्म, था? फेवरेटिज्म ही ना। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरिटोक्रेसी। फेवरेटिज्म पॉलिटिकल कल्चर में लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर। हाँ राइट। भक्ति कल्चर इन पॉलिटिक्स, नहीं तो ज्यादा हो जाए। हाँ। तो पता है अम्बेडकर ने कोट लिख रखा है कि भक्ति भक्ति इन स्पिरिचुअलिटी इज अ वे टू हेवन, बट भक्ति इन पॉलिटिक्स इज अ वे टू हेल। ठीक है, तो अब पता है मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई बड़ा थिंकर, अब अम्बेडकर तो थिंकर ही ना है, तो उसको कोट करते हुए अगर उल्टी सीधी बातें लिख दे तो अलाउड होगा? मतलब अगर सच में उसने ऐसी बातें कर रखी है, मतलब ये बुरी बात तो नहीं है, बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो है ना। हाँ लिखते हैं ना। मैंने कल एक टॉपर कॉपी का पढ़ रही थी, उसमें उसने लिख रखी थी श्रुति शर्मा ने कि क्या था राइट। उसमें, मतलब मुझे लाइन अच्छे से याद नहीं आ रही कि अगर तुम सेम बुक से सॉन्ग पढ़ रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम पैट्रियोटिक हो, पैट्रियोटिज्म है, ऐसा कुछ था उसमें। मैं भेजूंगी बाद में। राइट राइट राइट। तो लिखते हैं, मतलब इसलिए बोल रही टॉपर कॉपीज ना देखते चलो साथ में, तो सही आइडिया लगता है। हाँ ठीक बोले। एक्चुअली पता है क्या होता है ना, फिर अननेसेसरी आदमी अपने आप को सेंसर करते रहता है ना, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जबकि टॉपर खुल के लिख रहा है, फ्री हैंड से लिख रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड पीपल लाइक अस इज दैट हम लोग ना खुद खुद को कुछ ज्यादा ही सेंसर कर लेते हैं डर के मारे, जबकि वो लोग जो है शायद वो लोग भी सीखा होगा टॉपर कॉपी देख करके। ठीक है, तो अब से हम लोग देखेंगे इसको ढंग से। तो ठीक है, तो इनफैक्ट मैं एक ना ऐसे ही करूंगा कि आज अभी जो हम डिस्कस करने आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन ढूंढ के ले आऊंगा जिसपे टॉपर ने किसी ने आंसर लिख रखा होगा। जैसे पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी का एक आंसर निकाल के ले आऊंगा, कोई भी मोस्ट प्रोबेबली जिस टॉपिक का है उस टॉपिक का, और एक बार हम लोग देख के उसको उससे नोट करेंगे कुछ पॉइंट, तो जिससे कि हम लोग को कुछ बातें समझ, इनसाइट्स ले लेंगे, तो जिससे हम लोग को कुछ हेल्प हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, या फिर जैसे अपन ने हाँ कल सही सेपरेशन ऑफ है। पावर किया, तो आज अपन वो क्वेश्चन का पहले खुद से फ्रेमवर्क डिसाइड करते कि राइट मतलब राइट। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कि इसमें हम कैसे लिखेंगे, फिर टॉपर का देख लेते कि अच्छा उसने इसी पे कैसे लिखा हुआ है। बहुत तो सही, वो भी ये तो सही है। अच्छा हो जाएगा। वो जो ब्रेन करने का काम तो कर रहे हैं तो अच्छा ही है। तो ठीक है, तो पता है ये जो पॉइंट है लैक ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, ये एक हो गया। दूसरा करप्शन, तीसरा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इनफैक्ट आपको ना इसमें ना ये जो एक क्लब किया हुआ पॉइंट है, करप्शन, ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस इश्यूज जिसको कह रहा है, उसको ना आप अलग अलग लिखो,
ताकि पॉइंट जनरेट हो पाए, ताकि ले दे कि यही सब पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इससे खराब होता है और इसके चलते फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म खराब होता है। अब उस ब्यूरोक्रेट से क्या ही उम्मीद करोगे जो खुद ही ये सब प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, नेपोटिस्ट मतलब भाई भतीजावाद के कारण ये जॉब में आया है, तो फिर ये डेमोक्रेसी क्या होल्ड करेगा, राइट? जो मेहनत से आया, मेरिटोक्रेसी से आया है, वही तो करेगा। तो खैर, ठीक है। थर्ड है सोशल वैल्यू सिस्टम, है ना? सोशल वैल्यू सिस्टम, तो इसका तो एक बहुत अच्छा पॉइंट हम बिना देखे ही हम बता सकते हैं कि इंट्रा फैमिली डेमोक्रेसी नहीं है भाई साहब। फैमिली के अंदर, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो फैमिली सोसाइटी में रहती है, तो वो सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे अपहोल्ड करेगी? वो समाज ही डेमोक्रेटिक नहीं होगा, तो वो स्टेट को कैसे ही चैलेंज करेगा कि भाई तुम डेमोक्रेटिक रहो? तो ये एक पॉइंट है, आप लिख सकते हैं कि इंट्रा फैमिली डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और पब्लिक, हाँ ये बहुत ध्यान बात, पब्लिक टॉलरेंस तो अनएथिकल बिहेवियर, कि भाई उल्टे सीधे काम कर दो तो यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ईमानदार कर लो तो फिर तो सर टटोलने लगते हैं कि बीमार तो नहीं है कहीं। तो फिर ठीक है, दो बातें हो गई, इसमें दो ही पॉइंट है एक्चुअली, है ना? हाँ, बाईपासिंग द जस्टिस सिस्टम, बाईपासिंग द रूल ऑफ लॉ बिकम्स एक्सेप्टेबल, है ना? जैसे वो बुलडोजर जस्टिस, एनकाउंटर किलिंग्स, ये सबको बहुत भारी मात्रा में स्टेट सपोर्ट, मतलब स्टेट सपोर्ट से ज्यादा सिटीजन सपोर्ट मिल जाता है कि भाई लोग कहते हैं बढ़ जाऊंगा, अरे बढ़िया काहे हुआ भैया? बाईपास हो गया रूल ऑफ लॉ, कल को तुम्हारे साथ हो जाएगा तो तुम बोलेगा ना कि अरे नहीं, हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, बिना ऑर्डर के कर दिया ये वो, तो वही बात है। तो हम लोग समराइज करें, विशु वुड यू लाइक टू समराइज द पॉइंट्स? हाँ, बताओ। ये ना पॉलिटिकल कल्चर, ये तीनों। हाँ, कि तुम्हें बताने फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ओके, तो राइट? अपन लोग इन्हें तीन में कर देंगे, जैसे तीन फैक्टर, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल। फिर राइट, पॉलिटिकल कल्चर के कुछ फैक्टर्स, जैसे इंट्रा पार्टी कल्चर, राइट, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, राइट। फैमिली फ्रीडम, फ्रीडम ही है ना वो, फिफ्डम्स, FIE। हाँ फिफ्डम्स, वो बोलने एक बार इसकी स्पेलिंग। FIEF, फिफ्डम, DOM। ओके, अब ये और इतना फिर इतना विचित्र वर्ड क्यों ही यूज करना है? बोले फैमिली डायनास्टिक, सॉरी कैसे बोले इसको, अ, भाई भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म बोलो, खत्म करो, नेपोटिज्म इन हाँ हाँ पॉलिटिक्स, है ना? तो हाँ, हाँ, ठीक है, तीन चार पॉइंट हो गए। हाँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव फिर कल्चर का, हाँ कॉलोनियल बताओ। माइंडसेट, रेड टेप हो सही, जाएगा, सही, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हाँ सही, और करप्शन, और क्या होगा, हाँ करप्शन। राइट, फिर सोशल में ठीक जो है, तुमने अभी बताया, इंटर फैमिली डेमोक्रेसी, राइट, और यही बाईपास करना रूल्स को, हाँ बाईपास राइट, करना जस्टिस को, जैसे बुलडोजर वाला बताया तुमने, राइट, एनकाउंटर। राइट, राइट। और क्या पॉइंट रहा? और एक 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 पॉइंट छूट रहा। अ, कौन सा? हाँ, पब्लिक एक्सेप्टेंस टू अनएथिकल बिहेवियर, हाँ राइट, हाँ ठीक है। तो मतलब इंडिया, इंडियंस को वर्ल्ड में बहुत हेट मिल रहा भाई साहब कि ये लोग अनएथिकल लोग हैं, ये जहाँ जाते हैं ये बाहर जाकर के खाली अश्लील करते करते रहते हैं, और ये क्या कहते हैं, किसी सिविक सेंस नहीं है हम लोग में। और भाई एक गुजराती फैमिली ना वहाँ के किसी बुलेट ट्रेन या कहीं बैठी थी, वो जमीन पे बैठ करके वो लोग फाफड़ा चूड़ा खाने लगे भाई साहब। और फिर खाया तो खाया, फिर वो कचरा वहीं पे फेंक के, मतलब जैसे यहाँ पे करता है सब, वही करके चला गया। तो फिर गोरा लोग, मतलब जापानीज लोग उसको उठा करके रख रहा था और फिर वीडियो बना के डाला था। तो ये तो है, ठीक है। तो हम लोग जो है अपना अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर दुनिया में प्रोपेगेट कर रहे हैं कि देखो भाई साहब ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। ठीक है। तो खैर,
इसका ना एक्चुअली एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट डिफाइन, मतलब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। तो इसमें ना जैसे जो डेफिनेशन होगा वो तो डेफिनेशन आप लिख दोगे, उसमें आप कोड भी कर दोगे थिंकर उनकर ए बी डाइसी और ये वो ए बी डाइसी जो कोड कर देना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद फीचर्स आप डाल दोगे, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है तो ठीक है। तो क्या कहते हैं, फीचर्स डाल दोगे। फिर डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट से पहले एक लाइन लिख देना कि क्या कहते हैं, mere merely having a constitution doesn't सॉरी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन खाली हिटलर के पास भी था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ था कि जूस को मार देना है, तो भाई आप उसमें अनाप शनाप लिख दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थोड़ी हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी तो वो जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। तो उसमें एक लाइन लिख देना मियरली हैविंग अ, या फिर ये कंक्लूजन में आ सकता है पॉइंट कि भाई मियरली हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन doesn't guarantee constitutionalism. You need to have social, cultural, and political changes in the mindset of the people to have constitutionalism. ऐसा कुछ आप करके conclude कर सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ कहना है किसी को इस पॉइंट पे? हाँ हाँ, वही है ना ये कि लेटर को फॉलो ना करके स्पिरिट को फॉलो करो, हाँ, यस यस, वही बोल रहे हो ना तुम। हाँ यही बात, ये बात तो खैर, हाँ ठीक है। और ठीक है, इसमें ना एग्जाम्पल दे रखा है, मुझे लगता है थोड़ा एमपुरी सर पुराने आदमी है तो उनको आज का सिचुएशन का शायद पता नहीं है। तो उन्होंने दे रखा है देखो कि यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। डू यू थिंक हमको दूसरे देश का बड़ाई करना चाहिए इन दीज टाइम्स? मतलब इट्स वियर्ड, मतलब ये हमको अच्छा एग्जाम्पल नहीं लगा। मतलब उनके यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स होंगी ही ना भाई, बट यू आर चूजिंग टू प्रेज यूके, अ कंट्री विच इंस्लेव्ड यू, ऐसा करके। तो कोई इमोशनल आदमी काट वाट ना दे नंबर, यही सोच के। तो ठीक है, तो ये हो गया। खैर ये सब हो गया, ये तो हो गया। चौथा पॉइंट है ना, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आप व्हाट आर द वेज इन विच the constitution can be interpreted, what are the tools to interpret the constitution? कृष्णदेव राय जी, आपके यहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन, आप बताइए इंटरप्रिटेशन। बैकग्राउंड नॉइस आ रही ना, 2 मिनट रुकना ना। अच्छा ठीक है, कृष्णदेव राय जी आजकल अपना राजनीति से जोड़ के तो आप फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं बता रही अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें थी। आर्टिकल ठीक है 366, आर्टिकल 367 और ठीक है आर्टिकल 12, जिसमें ठीक है, कि आर्टिकल 366 में डेफिनेशंस दी हुई है कुछ कीवर्ड्स के, उनका राइट एक्सप्लेनेशन है। फिर राइट आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या-क्या चीजें हैं जो हाँ स्टेट के उसमें आती है, राइट बाउंड्री लाइन में बोलना चाहिए कि वो एज अ स्टेट काम करती है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर राइट आर्टिकल जो 367 था, ये जो ब्रिटिशर्स ने एक जनरल क्लॉज दिया था, उससे राइट वो करने के लिए था कि कुछ अगर हमें समझ नहीं आ रहा था हम उससे भी देख सकते हैं। ओके। और कुछ एक्स्ट्रा बताए थे क्या सर ने? कुछ हमको 367 में थोड़ा सा मामला गंभीर लग रहा है। लेट मी सी द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, वो है अभी भी, ओके, बोला था तो हम्म, कह रहे कि देख लो एक हाँ बार। हाँ, वो ये था ना कि हाँ 1897 में ब्रिटिशर्स ने जनरल क्लोज एक्ट था ये इस्टेब्लिश किया था, तो ठीक है। उसमें जो रूल्स और लॉज लिखे हुए हैं, जो हम्म डेफिनेशन लिखी हुई है वो 367 में हम्म, आर्टिकल में दी हुई है, मतलब हम भी वही फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा कुछ इंटरप्रिटेट था। करने के लिए हम फॉलो कर सकते हैं। फिर प्रियम्बल राइट आता है कि अगर हमें कहीं किसी भी उसमें ये दिक्कत हो रही है समझने की वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है, तो हम अगर
उसे प्रेम्बल से मैच कर रहा है और वो उस फिलॉसफी से मैच कर रहा होता है, तो हम उसे उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। फिर वर्ड्स का था कि अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो इंग्लिश का ही हम्म। मानना है, और अगर इंग्लिश में उसकी लिटरल सेंस में नहीं जाना है वर्ड्स के, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है। फिर राइट। और एक होता है कि हमें प्रोग्रेसिव वे में करने इंटरप्रिटेशन, जैसे कि पहले आर्टिकल 21 सिर्फ एक ऐसा था कि अगर इंसान सांस ले रहा है तो बस उसको राइट टू लाइफ, मतलब इस टाइप से उसका ऐसा राइट। सेंस में मीनिंग ले रखे थे। बट उसके बाद हमने उसमें सोशली कंटेक्स्ट भी लाए, जिससे हमने और भी चीजें ऐड करी कि क्लियर एनवायरनमेंट, और फिर ये मैरिज की मतलब राइट। राइट्स और भी चीजें इंक्लूड कर दी। तो ऐसे हम्म। इंटरप्रेटेड फिर, और फिर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जैसे कि हमें उसका ये देखना है कि क्या पर्पस से उसे डाला गया है। फिर राइट। हारमोनियस होने चाहिए कि अगर दो चीजें हैं जिसमें हमें वो हो रहा है कि उनके बीच में कि ये कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, बट ऐसा उसका निकालो इंटरप्रिटेशन कि वो दोनों के हारमोनियस नेचर में निकले। फिर राइट। कन्वेंशंस होते हैं कुछ, कन्वेंशंस के जो चले आ रहे हैं हम उनसे भी थोड़ा इंटरप्रेट कर सकते हैं। राइट। जैसे कि वो कि जो पार्टी को सबसे ज्यादा वोट वो मिलते हैं, वही उसका लीडर आके अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, ऐसा वाला कन्वेंशन। राइट। और क्या था, इतने यही मुझे था। याद है। यही था, मतलब देखो, द थिंग इज, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आ सकता है कि व्हाट आर द टूल्स एम्प्लॉयड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो उसमें आपको शुरू करना होगा विथ क्या कहते हैं, एक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द नीड फॉर इंटरप्रिटेशन। तो पहले तो आप एक बेसिक वे में डिफाइन कर दीजिएगा ना, तो अच्छा लगेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट एंड with very densely packed concepts and provisions. So, to deconstruct the meaning of the Constitution needs interpretation and different tools. The following are the tools to interpret Constitution. मतलब हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन कभी आया है, लेकिन अगर आ गया तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए हमको पता रहना चाहिए। सब बहुत बेसिक चीज है। तो इसमें भी वही है, वो जो वो वाला जो फ्रेमवर्क था ना, पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे 3 भाग में बांट दिए, तीनों के 4-4 5-5 पॉइंट लिख दिए, बढ़िया 10-12 पॉइंट का आंसर हो गया। इसमें भी सेम है कि भाई साहब आपको 3 पार्ट में बांटना है। एक, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जिसमें आर्टिकल 12, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367। एक और आर्टिकल है, मैं बताऊं, डीपीएसपी की शुरुआत में एक पार्टिकल है, सॉरी पार्टिकल बोल रहा हूँ, आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 36 शायद, जिसमें वो कहता है कि देखो, स्टेट का डेफिनेशन डीपीएसपी के लिए भी वही होगा जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ था। रिमेम्बर? हाँ हाँ। लिखा है ना? तो आर्टिकल 12 है, वो तो स्टेट को डिफाइन ही करता है। स्टेट को डिफाइन करने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पूरा अभी हम लोग बखान करेंगे आर्टिकल 13 से लेकर के सीधे 51 तक, वो उसमें सारा कुछ होगा, वो स्टेट को एड्रेस करेगा कि स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट, है ना? तो शुरुआत में बताना जरूरी है कि राम ही किया, रामू किया, राम था कौन? तो राम भाई विष्णु का अवतार था। तो ऐसे तो इसीलिए शुरू में बताया गया स्टेट जो है वो ये है भाई साहब। ठीक है? तो ये हो गया 366, 369, ये सब प्रोविजंस हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे हुए हैं, और इन्हीं का यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। और क्या सेकंड टूल, इसमें तीनों का अलग अलग डिस्क्राइब कर देना, बहुत सही तुमने जो किया। और फिर जो सेकंड है वो है टूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंटरप्रिटेटिव टूल्स जो है। तो शुरू होता है प्लेन रीडिंग, है ना, सीधे पढ़ दो। ठीक है? मुझे लगता है कि प्लेन रीडिंग कहीं भी यूज हुआ है, मतलब पढ़ने में। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसी में दो डिबेट है। फर्स्ट कि इंडिया या भारत, और दूसरा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं हुआ, इस तरह की बात है। तो कहीं भी डिबेट फ्री तो हुआ नहीं है, तो प्लेन रीडिंग कहाँ यूजफुल है? कहीं नहीं है, लेकिन लिख देना वहां पे, पॉइंट हो जाएगा। तो दूसरा होलिस्टिक रीडिंग। तो होलिस्टिक रीडिंग में देखना, बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने देखा है कि किसी आर्टिकल में लिखा रहता है कि दिस आर्टिकल शुड बी रेड टुगेदर विद दैट आर्टिकल, ऐसा कुछ। तो या फिर आर्टिकल 39 में दिया हुआ है कि भाई वो है ना, 39+B, 39+C, कि भाई डीपी कोई भी डीपीएसपी जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर वेलफेयर, वो आर्टिकल 19 और 14 को वायलेट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है ना प्रोविजन? तो हाँ है ना, आर्टिकल 32 ऐसा रहता है कि वो आएगा तो 32 चला जाएगा, ऐसा कुछ वाला था ना।
हाँ राइट, व्हेन वो दिस अप्लाई कम्स होते इन। तो वो हट जाएगा, ऐसा कुछ था। हाँ, तो यहाँ पे वो एक प्रोविजन ऊपर लिखता है कि दीज आर्टिकल शुड बी रेड टुगेदर। अगर आपको समझना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको 39 समझना है तो कौन कौन सी चीजें वायलेट नहीं होंगी, वहां लिखा आर्टिकल 14 और 19 वायलेट नहीं होगा, तो फिर आपको वापस जाके 14 और 19 पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा, मतलब कि अगर लैंड रिफॉर्म्स करवा रही है गवर्नमेंट, तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अरे ये तो मेरा राइट टू मेक रेसिडेंस ही छीन लिया गया। ठीक है, कि आपको उसका मुआवजा मिलेगा, वो वेलफेयर के लिए कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो पहला हो गया प्लेन रीडिंग, दूसरा हो गया होलिस्टिक रीडिंग, तीसरा हो गया आपका लिबरल लिबरल था नहीं क्या, प्रियम्बल गाइडेंस। प्रियम्बल यूज होता है क्या करते हैं कि भैया आपके यूज कर लो उसको, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के साथ पढ़ लो, तो थोड़ा सा आपको स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पता चल जाता है। ठीक है, फिर प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, हाँ आर्टिकल 21 सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका। ठीक है, और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज टू नो द पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दे रखा है कि भाई साहब आर्टिकल 25 में मान लो रिलीजियस फ्रीडम दे रखी है। ठीक है, कि भाई सबको अपना रिलीजन डिसमिनेट करने का, फैलाने का अधिकार है। ठीक है, तो और आप कोर्ट में केस आ गया कि भैया ये जो है कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, और जो पीड़ित है वो बोल रहा था कि हाँ ये तो जबरदस्ती हमको कन्वर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे आप जो जज है वो बोलेगा कि हाँ भैया आर्टिकल 25 का स्पिरिट है कि आप फैला सकते हो, बट शायद इसमें 25 में लिखा हुआ है कि भाई उसका जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि भाई इंडिविजुअल पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना है, कि भाई किसी को जबरदस्ती नहीं कन्वर्ट कर सकते आप। फैलाने का मतलब है कि आई कैन से ओ आई एम हिंदू, ओ हिंदू रिलीजन वेरी गुड, लेकिन आप ही नहीं बोल सकते यू बेटर गेट कन्वर्टेड और आई विल किल यू, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो ये है बात, ये है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, कि भाई जो बात लिखी गई है वो किस पर्पस से लिखी गई है इसको समझना होगा। ठीक है, फिर है क्या कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये तो डॉक्ट्रिन भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि भैया कई बार देखा गया जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कि भाई आपको क्या मैंने फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड किए जाए, या स्टेट जो है थोड़ा एक्टिवली इंटरवीन करके बहुत अच्छा एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी का है, अमीर आदमी की राइट टू प्रॉपर्टी बचाई जाए, या फिर गरीब आदमी जो लैंडलेस है उसके लिए कुछ वेलफेयर किया जाए, है ना। तो उसको स्टेट रिजॉल्व किया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से कि एक मिडिल पाथ हो। ठीक है, तो खैर मिडिल पाथ तो खैर ही नहीं होना भाई, अमीर की राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ही थोड़ी है कि आप जो है दूसरे का सब छीन लो, तो वो तो ठीक है खैर। तो ये है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को आपको रिजॉल्व करना है विद मिडिल पाथ, है ना, या फिर जो भी क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉन्साइल करना है। एक है लिबरल इंटरप्रिटेशन। लिबरल इंटरप्रिटेशन इज लाइक कि आपको ज्यादातर कोशिश करना है कि यार कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, तो फैसला सिटीजन के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है कि हाँ राइट टू प्राइवेसी, है ना, कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं शायद कोई केस था जिसमें जिसमें शायद ये डिसीजन, मैं एग्जैक्ट केस बता दूंगा कोट कर हाँ, लें। वो था कुत्ता स्वामी जीएस, कुत्ता स्वामी हाँ आधार कार्ड वाला। हाँ राइट टू प्राइवेसी, हाँ वो कोट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर वाज अ केस ऑफ वेयर द रेप विक्टिम्स नेम वाज टेकन, वो मैं केस का नाम बता दूंगा, बट उसमें ना द मीडिया आउटलेट जो न्यूज चैनल था उसने रेप विक्टिम का नाम पब्लिश कर दिया था, एंड दैट वाज उसी में से डिक्लेयर किया गया था कि नहीं देयर इज अ गाइडलाइन कि आप रेप विक्टिम का नाम जो है वो नहीं बता सकते, प्राइवेसी हनन होती है। तो दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब मीडिया एंड द सिटीजन, तो सिटीजन के पक्ष में तो एक लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ। के एस पुट्टास्वामी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, है ना। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो ले दे के तो दूसरी दो बातें हो गई ना, एक हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में के दिए हुए प्रोविजन वो यूज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, दूसरा इस तरह के टूल्स, है ना, और तीसरा कन्वेंशंस, है ना। तो कन्वेंशन में एक पॉइंट मिलेगा, इधर ये क्या बोलते हैं टूल्स में आप लिख देंगे कम से कम 6-7 पॉइंट तो लिख ही देंगे, और आई एम सॉरी और एक प्रोविजंस में 3 आर्टिकल लिख ही देंगे आप, तो 6 3 9 1 10 पॉइंट हो गया, तो 10 पॉइंट ठीक है, अच्छा है, मतलब
ऊपर नीचे बाकी हिसाब लिखेंगे हम लोग, है ना। तो गुड, फेयर इनफ। एनीबडी लाइक्स टू से एनीथिंग? जब अपन ये आर्टिकल मेंशन कर रहे हैं कि आर्टिकल 366, 367 और 12 आंसर में जब लिखेंगे, तो ये उनको डिफाइन तो नहीं करना होगा ना, अपन डायरेक्ट बस ऐसे लिख सकते हैं एक जैसे इसमें लाइन, लिखा है। हाँ, एक आधा लाइन लिख दो कि हाँ भाई आर्टिकल 12, क्योंकि 3 पॉइंट जनरेट करना होगा ना, तो उस 3 पॉइंट में तुम लिखेगी आर्टिकल 12, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367। हम्म, ये 3 पॉइंट लग नहीं रहा है, ये लग रहा है कि बस खाली आर्टिकल लिख दिया है। ठीक है, तो उसमें हाँ, ना तो इसमें आर्टिकल 12 लिखना के होगा बगल ना। में, हाँ, डिफाइंस स्टेट छोटा सा में लिख दो, पूरा आर्टिकल का मतलब वर्ड मत लिखो, लिख दो कि इट डिफाइंस अच्छा स्टेट अच्छा। फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ऐसे करके एक लाइन में लिख दिए। ठीक है, इट डिफाइंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से हुआ ना कि ओके इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे करके तीनों का एक एक लाइन लिख दो, हो जाएगा। तो इससे दिखेगा कि आप भाई 3 पॉइंट कोट किए हैं, ना सिर्फ तीन तीन आर्टिकल कोट किए हैं। तो ऐसे करके, ठीक है। इनफैक्ट इस सब में जैसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है तो उसमें भी एक लाइन लिख देना जरूर, या एग्जाम्पल लिख देना जरूर, है ना, छोड़ना मत। तो ठीक है, हो गया। अब आ जाइए, हम लोग आते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसका मामला क्या है? इसका मामला ये है कि इसमें तो बहुत सारे फैक्ट्स है, इसमें और तो कुछ है नहीं, मेन स्पेसिफिक तो हम कम ही लग रहा है मामला। तो हाँ, लेकिन इसका यूज होगा पता है कहाँ? जैसे क्रोनोलॉजी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजी है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन दिया इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बात कौन किया, तो एम एन रॉय का नाम आता है शायद, है ना। तो ये सब आपको लाइन से पता होना चाहिए ना। तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठी थी। एक नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने भी बनाया था नेहरू रिपोर्ट, उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था उन्होंने। एंड तो वो एक बार आप हिस्टोरिकली आप देख लो कि इसका आप यूज कर सकते हो किसी आंसर में। तो अगर आप पता नहीं, ऐसे तो किस आंसर में यूज होगा ये, लेकिन शायद हो सकता कहीं ना कहीं आप वैल्यू एडिशन में इसका यूज कर सकते हो आई गेस, या नहीं, फिर इंट्रोडक्शन में अगर वैसा क्वेश्चन रहे तो बस लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इसकी हाँ डिमांड इससे उठी थी, इनने किया था ऐसे। हाँ, राइट। तो हिस्टोरिकली अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आप कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत ब्लंट सा कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ, या डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन क्यों ही पूछा है, 1968 थोड़ी चल रहा है। तो खैर, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, अब ये सब बता दो, अब कर ही रहे हैं तो ये सब रटना तो पड़ेगा ही। बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कौन थे भाई साहब? बताइए विशु। BN राव। यस, बी एन राव। आप बताइए। चीफ ड्राफ्ट्समैन, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये PYQ है प्रीलिम्स में। बताइए किस दे रहा है चीफ ड्राफ्ट्समैन? नहीं पता मुझे। SN मुखर्जी। ड्राफ्ट्समैन याद रखना, हाँ, ड्राफ्टिंग एक तो वो कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंबेडकर थे और चेयरमैन। हाँ ड्राफ्ट्समैन अलग है। हाँ, हाँ, वो नेहरू के अंदर था ये। हम लोग चूंकि देखो, हम लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा ऑनेस्टली जज करें तो हम लोग सबकी अंग्रेजी खराब है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि वर्ड एसोसिएशन करते हैं याद रखने के लिए। तो मैंने ये MCQ गलत कर रखा है, कैन यू बिलीव इट? वो आया था, मैं वो 100 MCQ पॉलिटी में वो किया था लाइक दिल, तो उसमें मैं सॉल्व किया था। तो उसमें क्वेश्चन था कि चीफ ड्राफ्ट्समैन, एक स्टेटमेंट दे रखा था, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज BR अम्बेडकर, और मैंने सही मार्क दिया था, जबकि वो SN मुखर्जी होगा। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड कि क्यों गलती हुआ, क्योंकि मैंने सोचा ड्राफ्ट्समैन मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, मतलब सेम ही होता होगा, तो मैंने मार दिया। बट नहीं, ड्राफ्ट्समैन इज अ पोस्ट, है ना, उस वो SN मुखर्जी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन इज अनदर डिफरेंट पोस्ट, वो है BR अम्बेडकर। तो अलग अलग लोग। ठीक है, कैलीग्राफी किसने की थी बता दीजिए विशु। कुछ ऐसा था, नरेंद्र राय ज्यादा, कुछ ऐसा। आप ही की तरह 4 वर्ड के नाम था उनका। तो प्रेम बिहारी और नारायण हाँ, रायजादा, है ना। तो ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ठीक है, प्रोविजनल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था कृष्णदेवराय जी, बता दीजिए। प्रोविजनल सबसे, प्रेसिडेंट हाँ, सबसे बुढ़े। वो थे
अच्छा वो बुड्ढे वाले सचिन डॉक्टर सचिन दयानंद। तो अभी आप किसका नाम लेने वाले थे? ये तो सॉरी मैं वो इलेक्शन के पहले बने थे ना राजेंद्र प्रसाद, वो वाले पे पहुंच गई थी। हाँ, तो वो तो फिर बाद में हाँ मतलब वो तो हाँ बाद में भी बने बाद थे ना। में। अब ये हम्म। बताइए कि ठीक है, अभी आप बता ही दिए, तो एक सवाल इसका भी जवाब दीजिए लक्ष्मीकांत में, कि भाई साहब ये जो बूढ़े आदमी को बनाने की प्रथा है, ये किस देश की प्रथा है? ये तो नहीं पता यार, भूल गई। फ्रेंच फ्रेंच प्रैक्टिस है कि सबसे जो ओल्डेस्ट आदमी होगा उसको हम लोग प्रेसिडेंट बना देते हैं, प्रोविजनल, है ना। और एक और उसके कंफ्यूजिंग हम्म हाँ बोलो बोलो पहले। बताओ तो। कंफ्यूजिंग एक एमसीक्यू रहता है ना, एक ये जो कैलीग्राफी और एक आर्ट वाले में, एक राइट। वो प्रेम बिहारी रायजादा वाला और नारायण एक राय। नंदलाल बोस। तो हाँ, इसको याद मैंने कैलीग्राफी। ऐसे किया था हाँ। कि कैलीग्राफी होती है उसमें हम ज्यादा ही सजा के लिखते हैं ना, तो वो उनके सरनेम को राइट। राय ज्यादा तो वो ज्यादा ओके। से वो कैलीग्राफी ऐसे याद रख लेना। अच्छा ठीक है, बेसिकली कैलीग्राफी इज रिलेटेड टू राइटिंग, सजा के लिखना। और आर्ट डिजाइन इज बेसिकली ड्राइंग, राइट, कि भाई बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र हो, है ना। तो चित्र नंदलाल बोस बनाएंगे, तो नंदलाल बोस इज अ पेंटर, कैलीग्राफर इज रायजादा, है ना। बाकी तो तुम्हारा वो जो ट्रिक है वो तो ठीक है, सही है। तो ठीक है, और कुछ और? हाँ, तो इधर बताइए, हाँ तो बताइए कि अब जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने थे? अगर प्रोविजनल प्रेसिडेंट बुढ़ा आदमी बना है तो इलेक्टेड कौन बना है? विशु। राजेंद्र प्रसाद। यस, राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट के नाम बता दो। वाइस प्रेसिडेंट दो थे, रिमेम्बर? यार वो था बड़ा बड़ा सा नाम, एक बंगाली, एक याद नहीं आ रहा साउथ के। मुझे। अच्छा, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। तो हम्म, लंबे नाम लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें बार बार बोलो, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, है ना। तो आप फिर बोलने लगोगे, ठीक है। तो बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के नाम तो मुश्किल है आपसे बताना, मैं आपको बताया तो अंबेडकर, के एम मुंशी, मैं खुद ही भूल गया, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, सॉरी। तो ठीक है, तो चलिए बताइए कि ये ना यही हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर है, हम्म। के मुंशी है, ठीक है। और कोई एक हिदायतुल्ला कुछ करके है। तीन हिदायत हो गए। हिदायतुल्लाह वाज, नो, हिदायतुल्लाह वाज नॉट देयर, सादुल्लाह। हसादुल्ला और हम्म। टीटी कृष्णामाचारी अच्छा, टी कृष्णाचारी, ओके। और बी एल मित्तर करके कुछ है। बी एल मीटर, यस, और बी एल मीटर। एक हो रहा है, एक रह गया। कितने समैयर। मेंबर थे टोटल? 7 मेंबर थे, बीच में कोई मर हाँ गया, किसी के हाँ, उनको मिला के बीमारी लग गई। अंबेडकर को मिला। डीपी खैतान करके है, उसको फिर डीपी रिप्लेस खैतान, किया था। हाँ डीपी खैतान डाइड आई गेस, है ना। तो हाँ और ठीक है, अब इसको हम लोग ना प्रीलिम्स के टाइम पे और थोड़ा रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा इधर आ जाइए, तो बताइए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स कब आया? मतलब ये तो कैसा ही इंग्लिश है, मतलब व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन फोर्स? कृष्णदेव राय। 1950, 26 जनवरी 1950। यस, व्हेन वाज इट इनैक्टेड? 26 नवंबर 1949। व्हेन वाज इट अडॉप्टेड? अडॉप्टेड ऑन 1950। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, गलती नहीं। पहले और पहले था क्या? नहीं, नहीं, एनेक्ट और ऐसा अडॉप्ट ही, एक ही होगा ना। हाँ 26 एग्जैक्टली। नवंबर 1949। हाँ, सॉरी। when did people of India give to themselves the constitution? ऑन 1950, 26 जनवरी। नहीं ना, अरे वो प्रियम्बल में क्या अरे लिखा यार, था? Adopted, enacted and given to ourselves this constitution. तो ये तीनों जो पूछेगा ना उसका अच्छा, आंसर 26 नवंबर अडॉप्टेड, को। इनेक्टेड और एक और गिवन, हाँ तीनों में हाँ मतलब गिवन, इनेक्ट कर रहे हाँ हैं।
हाँ एग्जैक्टली, ये कुछ नहीं पूछे, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, ये कोई ट्रिक, ये मतलब गेम गेम बस शो थोड़ी प्रीलिम्स चल में रहा है। अपन कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ हाँ अपन ने बस। जल्दी जल्दी में गलत समझ लिया, जैसे अभी मैंने किया। हाँ लेकिन ये कुछ नहीं है, ये मैं ऐसी सिली मिस्टेक। बकैती कर हाँ रहा हूँ। हाँ। ये कोई गेम शो थोड़ी है कि प्रीलिम्स की भाई वो उसमें आके नहीं, ये मैंने तो गिवन पूछा, इस तरह की बातें नहीं। तो हाँ ये नहीं पूछेंगे कभी, बट हाँ आप ध्यान में रख लीजिए। वो भूल गए क्या? कौन सा? वो निर्मला सीतारमन वाला एमसीक्यू। कौन सा? पीएम के बिहाफ में बजट वाला अच्छा वो। गेम जो अभी तुमने बोला, नहीं मैंने तो केवन पूछा था ऐसी, उसमें पीएम के हाँ बिहाफ में डाल दिया। हाँ, वो तो भाई साहब, चलो मैं, मेरे तो बहुत कम नंबर आ रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त हैं ऐसे जो आज के डेट में ग्रुप सी की जॉब कर रहे हैं और वो बहुत तेज थे। लेकिन उनका सिर्फ प्रीलिम्स इस कारण से रुक गया, बिकॉज वो 2 नंबर नहीं मिल पाए उनको, नेगेटिव हो गए, और इस कारण से दे, मतलब उनका मोराल इतना डाउन हो गया कि फिर उन्होंने यूपीएससी छोड़ करके और फिर सीधे ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, बिकॉज ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। वो आज के डेट में, he could have been an IAS officer, very brilliant, but he is doing some multitasking job in SSC. He's an Havaldar. तो that is how brutal it is. क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए बताइए कि ना, पार्लियामेंट जब, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब पार्लियामेंट की तरह बिहेव कर रही थी, तो उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, कौन थे? देखो सर्वपल्ली मुझे एक राधाकृष्णन। नाम याद है, जीवी नहीं नहीं। मालवणकर। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस उस टाइम रहते थे। हाँ मतलब बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेजिस्लेचर की तरह बिहेव करती थी, पार्लियामेंट की तरह बिहेव करती थी, तो जीवी मावलंकर वॉज द प्रेसिडेंट, या कहो कि स्पीकर। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तरह बिहेव करती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हाई डिड यू से विशु राधा कृष्ण? ऐसे ही तुक्का। अच्छा तुक्का नहीं, ही हैज नथिंग टू डू विद इट, उनको बस ऐसे ही बना दिया था। प्राइम, ही वाज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वाइस प्राइम, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बोला, प्रेसिडेंट, ही वाज प्रेसिडेंट राइट, सेकंड प्रेसिडेंट। शायद वो राजेंद्र प्रसाद से पहले थे प्रेसिडेंट। नहीं नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज राजेंद्र प्रसाद राइट। हाँ सेकंड शायद राधा कृष्ण। हाँ फर्स्ट, ही वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, यू नो, समझ रहे हो? हाँ हाँ, पढ़ूंगी आज मैं इसको, हाँ कंफ्यूज हो पढ़ना, रही हूँ। हाँ पढ़ना, इट इज देयर। हाँ खैर, अ, ये सवाल बहुत आता है भाई साहब, ये मैंने बहुत जब बार देखा है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखा है। बताइए हमारा जो नेशनल फ्लैग है, वो हमने कब अडॉप्ट किया ईयर बताना है ना? था? नहीं, डेट भी बताना है, ये भी बताना जुलाई में किया था, 10 है। यस, जुलाई या 26 जुलाई। ओके। ईयर? और ईयर क्या? 1950। नहीं, नहीं यार, नहीं, पहले हो गया था, 1947, 1947 के पहले ही हो गया। 47 है जुलाई, क्या? हाँ 1947 इज करेक्ट, जुलाई इज करेक्ट, एंड द डेट इज 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947, ठीक है। तो ये हो गया। नेशनल एम्बलम हमने कब जो है किया था, बताइए, वो जो अशोका वाला है, वो स्तंभ वाला। द आंसर इज 26 जनवरी 1950। नेशनल एंथम हमने कब किया था? द आंसर इज 24 नवंबर, सॉरी 24 जनवरी 1950, बेसिकली 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग भी जुलाई तरफ ही हुआ था ना, 1947 में। हाँ वो 1947 में हुआ था, यस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लाइन से पूछता है, वो मैच द फॉलोइंग टाइप का करके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ये मैंने बहुत जगह देखा है। तो कभी घूम फिर के यूपीएससी में वापस रिटर्न आ गया, तो आशंका की बात तो है नहीं। तो ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं, ये सब मिसलेनियस प्रीलिम्स के ही डिटेल्स हैं, है ना।
और मेनली आज हमने जो पढ़ा उसमें मेन मामला था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या होता है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो और उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हमको डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज है, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर कहीं डिस्क्राइब करने आ जाए तो वहां पे हम, जरूरी नहीं है कि पता है क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं, मतलब चलो तुमको बताता हूँ, फिजिक्स वाले सर ने मुझे बताया कि एक होती है क्वेश्चन की एक्सप्लिसिट डिमांड, एक होती है इम्प्लिसिट डिमांड। एक्सप्लिसिट मतलब जो एकदम डायरेक्टली पूछ रखा है, और इम्प्लिसिट मतलब जो आप खुद से लिखोगे जस्ट टू मेक योर आंसर लुक होलसम, ठीक है, तो कि कंप्लीट लगे आंसर। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह यही पूछेगा कि बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, इतना टेक्निकल में नहीं जाएगा जीएस में, लेकिन आप उसका यूज कर सकते हैं उस नॉलेज का, ठीक है। कि मान लो पूछा डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताने के लिए, तो आप डिफाइन किए कॉन्स्टिट्यूशन को, अब ब्रीफली दो टाइप बता दिए एरो से, तो थोड़ा सा आंसर लगने लगा कि बहुत होलसम है, कि भाई पहले ये डेफिनेशन दिया, फिर ये टाइप्स बताया, फिर डिटर्मिनेंट्स बताया, और उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड बता दिया कि हाउ टू इंश्योर। ना वे फॉरवर्ड पूछा था आपसे, ना आपसे टाइप्स पूछा था, ठीक है। आपसे तो खाली डिटर्मिनेंट्स पूछा था, आप डिफाइन करके सीधे लिख देते हैं, लेकिन हमने अपने होलसम बनाने के लिए जो इम्प्लिसिट डिमांड थी कि आपने थोड़ा सा टाइप्स बता दिया, आपने थोड़ा सा वे फॉरवर्ड बता दिया, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिमांड, मतलब छिपी हुई डिमांड, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक पहले दो तीन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना, ये इम्प्लिसिट डिमांड को ही एड्रेस कर रहे हैं। हाँ बताइए। ये जो तुमने अभी बोला ना इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाली बात, ये कल ही मैंने एक टॉपर कॉपी एनालाइज कर रही थी, तो वहीं कंफ्यूज हुई थी। उसमें क्वेश्चन था, मतलब पहले ये था कि कुछ स्टेटमेंट दे रखा है कि ऐसी ऐसी चीज होती है, तो फिर बताओ कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। जैसे तो फिर वही मैंने अपने फ्रेंड से पूछी थी कि ये ऐसा क्यों लिखा है इस टॉपर ने, क्योंकि ये तो सिर्फ आगे ये पूछ रहा है ना, मतलब स्टेटमेंट दिया है कि ये कुछ बात है ऐसी। उसने हम्म, उसके बारे में पहले उससे भी डिफाइन करी थी, फिर उसके बाद क्वेश्चन की डिमांड पूरी करी थी। तो उसने मुझे यही बोला थी, अगर यूपीएससी 1200 कॉपी में इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है पूरा पूरा और इतनी इंक बर्बाद कर रहा है, तो ऐसी तो नहीं लिख रहा है। तो मुझे राइट। भी यही समझ आया कि वो भी हमें लिखना होता है, भले ही उसमें डायरेक्टली वो नहीं पूछ रहे, बट उसके बारे में भी दो चार चीजें लिखो, पॉइंट्स लिखो जो भी है। उसके बाद फिर जो एग्जैक्ट डिमांड कर रहा है फिर उसे लिखो। हाँ एग्जैक्टली। तो वो एक आंसर पढ़ते हुए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि हाउ ऑब्जेक्टिव एंड प्रिडिक्टेबल इट बिकम्स, कि मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मान लो पूछ रहा है एथिक्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, तो ले दे के ही बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है, हर आदमी जो है ना ले दे के यही सब लिखेगा, घुमा फिरा के यही 7-8 पॉइंट लिखेगा, ठीक है। तो द बॉडी सेक्शन इज टू प्रिडिक्टेबल, है ना। तो अब उसमें अलग कौन दिखेगा, तो अलग वो दिखेगा जो थोड़ा सा इस तरह के, इसको मेरे सर कहते हैं पैतरेबाजी, है ना। तो इस तरह की पैतरेबाजी जो करेगा वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। पता चला कोई जो है कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में अंबेडकर का कोट ही डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, ठीक है। अंबेडकर बहुत बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन सब के बारे में बहुत बात करते थे। तो उनका एक कोट होगा तो उसको, और हफ्ता है मैंने एक बात सुनी कि आपको ना वर्बटिम कोट याद होने की जरूरत नहीं है, कि मतलब अब भाई 1.5 पेज का बात लिखी हुई है अम्बेडकर ने, तो 1.5 पेज की कोट नहीं लिखना वहां पे, वहां उसको समराइज करके एक लाइन शॉर्ट में लिख देना है, ठीक है। आप वो मास्टर खाली ये देखना चाहता है कि आपने अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर सेड, और अंडर कोटेशन आपने एक लाइन लिख रखी है जो कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये उसी। बात मुदीत सर ने भी बताई थी ना शायद, या फिर शिवन सर ने, कि हाँ उनको मुझे क्या समझ पता रहा है है। एग्जैक्ट, बट हाँ कि हाँ बस तुम अपने हिसाब से भी लिख दो और हाँ मेंशन कर दो कि उन्होंने बोला है बस। हाँ, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड, एक तो प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज को सिद्धांत बनाता है ना तो यूपीएससी कम्युनिटी पगला जाता है। वो ना अभी 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 क्या हो रहा है पता है, अभी लोग पागल हो चुके हैं एकदम, भर के डेटा, जो सो डेटा, कैसे जो क्या कहते हैं मीडिया वाला जाता है किसी रैंडम आदमी के पास, और तो वो तारीफ करना शुरू करता है गवर्नमेंट की, तो वो उल्टी सीधी बातें, हमें जो है टॉप पे पहुंचा दिया है, अथी ये क्या हमारे जीडीपी सबसे ज्यादा हो गई है, ये वो उल्टी सीधी बातें जो करने लगते हैं लोग, डेटा उटा जो अपने मन से डेटा प्रोड्यूस कर देता है वहां पे लोग, तो वही यूपीएससी आंसर में करने लगा है लोग, कि उन लोगों को समझ में आया कि हाँ एग्जैक्ट डेटा किसको ही पता रहता है, अब इस फ्लॉ को यूज करने लगे तो इतना ही यूज कर दिया कि भाई जीडीपी बता दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अरे नहीं 5 ट्रिलियन थोड़ी हो गया है। तो तो वही है कि मतलब जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में अम्बेडकर का कोट है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड उसी उस कोट को पढ़ के उसी को समराइज करके अगर एक लाइन लिख दीजिएगा,
कि भाई आपको वो कोट का एसेंस पता है कि अच्छा ऐसा कुछ बोला था, तो उसको लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उल्टा सीधा लिख दीजिएगा कि अम्बेडकर बोलते थे कि मारो ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं ना होता है। तो तो ठीक है, मतलब हाँ यही बात है। तो वही है, ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये आपके ब्राउनी पॉइंट्स हैं, इसमें से आप पॉइंट्स निकाल के आप अपने आंसर्स में ऐड करेंगे ब्लॉक्स की तरह। ठीक है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी उठाया, अपने किसी आंसर में डाल दिया, तो ठीक है। तो ठीक है, और कोई समस्या किसी को? आज का यही समाप्त करें, हाँ, हाँ ठीक है। राइट? ठीक है भाई साहब, तो इससे आप आंसर लिख लीजिएगा आज, वो क्या नाम है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। दो क्वेश्चन तो आज भी मिल गए। ठीक है, तो ऐसे ही दो दो क्वेश्चन लिखते जाइए और फिर हो जाएगा फिर, है ना? तो ठीक है, बाय ठीक बाय। है। बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय।